चैप्टर 21। मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू नहीं करती क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं। मैं यह स्टोरी सुन चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जो लोगों ने मुझे 200 लाइक्स और इतने कमेंट्स का प्यार बरसाया है, मैं ये स्टोरी कंटिन्यू किए बिना नहीं रह सकी। नेक्स्ट चैप्टर के लिए 150 लाइक्स कर देना। अगले दिन अंकिता अपने भाइयों के साथ स्कूल में दाखिल हुई, लेकिन उसे निराशा हुई। इस बार किसी ने उसका गर्मजोशी से बात नहीं की। हर कोई परेशान दिख रहा था और कई स्टूडेंट तो आए ही नहीं। वह अदिति के पास गई, लेकिन उसे पता चला कि अदिति के चेहरे पर थप्पड़ का साफ निशान था। सभी को क्या हो रहा है अदिति? मैं केवल एक दिन के लिए एब्सेंट थी। अब हर कोई बुरे मूड में क्यों लग रहा है? अंकिता ने परवाह करने का नाटक किया। क्या इन लोगों ने मुझे आते नहीं देखा? तुम लोग मुझे हेलो करने की पहल करना भी नहीं जानते, फिर भी मेरे परिवार के करीब आने का सपना देख रहे हैं। क्या मजाक? उसने मन ही मन सोचा। अंकिता, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम वर्मा फैमिली की फेवरेट पर्सन हो? फिर तुम्हारी फैमिली हमारे खिलाफ केस करने के लिए अनुप्रिया की मदद क्यों कर रही है? अदिति को लगा कि वर्मा फैमिली ने ऐसा किया है। आखिरकार उसे विश्वास नहीं था कि अनुप्रिया जैसे देहाती के पास स्कूल पर केस करने की हिम्मत और फाइनेंशियल रिसोर्स होंगे। केस? क्या उसने तुम लोगों पर केस किया? जो कुछ चल रहा था उस पर विचार करते हुए अंकिता के एक्सप्रेशन बदल गई। क्या यह तुम्हारी फैमिली नहीं है जो अनुप्रिया की मदद कर रहा है? अदिति ने पूछा। कल रात जब अदिति के पेरेंट्स को लॉयर लेटर और सिविल कंप्लेंट्स मिली तो उन्होंने उसे डांटा। जब वह बच्ची थी तब से उसके फादर ने कभी उस पर चिल्लाया नहीं था, लेकिन इस बार उसने पूरी ताकत से उसे थप्पड़ मारा। नाइट मोड। अभी तक थप्पड़ का निशान कम नहीं हुआ था और न ही इसे फाउंडेशन से ढका जा सका था। यह कैसे पॉसिबल है? मेरे छठे भाई रियान का कार एक्सीडेंट हो गया था। हमारी पूरी फैमिली कल हॉस्पिटल में थी और इस बारे में किसी को पता नहीं था, अंकिता ने अविश्वास से कहा। अदिति के लहजे से उसे पता चला कि अनुप्रिया ने क्लास में सभी पर केस दायर किया था, लेकिन अंकिता को नहीं पता था कि क्यों। फिर क्या अनुप्रिया किसी पावरफुल पर्सन को जानती है? जब मेरे पेरेंट्स को लॉयर लेटर मिला तो उन्होंने कहा कि लॉयर जयदेव हुड्डा है, जिसने कोई भी केस कभी नहीं हारा है। अदिति बहुत घबराई हुई थी। जयदेव से उनके लॉयर का कोई मुकाबला नहीं है। अगर उन्हें दोषी ठहराया गया तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा और फिर उनके स्कूल के रूल्स के अकॉर्डिंग वह बिना मार्कशीट के ही रह जाएंगी। इससे भी बदतर पूरे शहर में खबर फैल जाएगी कि वो बुली है। अदिति, मुझे कुछ पता नहीं है। इस बारे में क्या ख्याल है? मैं अपने पेरेंट्स से उसे की छोड़ने के लिए कहूंगी। ठीक है, अंकिता ने अपने क्लासमेट को दिलासा देते हुए कहा। यह उसके लिए सबके सामने अच्छा इंप्रेशन छोड़ने का भी मौका था। जब तक डैड और मॉम अनुप्रिया से बात करेंगे, वो जरूर मानेंगी। अंकिता ने सहजता से सोचा, केस ड्रॉप करवाना तो बहुत आसान है। अंकिता, यह तुम्हारी सिविल कंप्लेंट। एक स्टूडेंट ने कांपते हाथों से अंकिता को लिफाफा दिया। यह सुनकर अंकिता का पहले से मुस्कुराता हुआ चेहरा तुरंत बदल गया। क्या अनुप्रिया मुझ पर भी केस कर रही है? क्या वह सचमुच नहीं डरती कि मोम और डैड उसे बाहर निकाल देंगे? उसने हैरानी में सोचा। इस समय अनुप्रिया क्लास के अंदर आई। अनुप्रिया को देखकर अंकिता तेजी से उसके पास चली गई। अनुप्रिया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हम सभी क्लासमेट हैं। तुम हम पर केस क्यों कर रही हो? अंकिता ने आंखों में आंसू भरते हुए पूछा। क्या वर्मा परिवार को लॉयर लेटर नहीं मिला? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लॉयर के लेटर पर सब कुछ साफ लिखा हुआ है, अनुप्रिया ने बनावटी हैरानी के साथ जवाब दिया। हमें कुछ नहीं मिला। फिर लॉयर से यह छूट गया होगा। डोंट वरी, एक लॉयर इसे बाद में वर्मा रेजिडेंस पर पहुंचा देगा। अनुप्रिया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो?
अगर मैंने तुम्हें परेशान करने के लिए कुछ किया है तो प्लीज मुझे बताओ, मैं तुमसे माफी मांगूंगी। प्लीज सभी के खिलाफ केस वापस ले लो, वे सभी इनोसेंट हैं, अंकिता ने विनती की। अंकिता के ईमानदार शब्दों से यहाँ हर कोई पूरी तरह टच हुआ। उन्हें सचमुच उम्मीद थी कि अनुप्रिया केस वापस ले लेगी। तुम उनसे यह क्यों नहीं पूछती कि क्या वे सचमुच इनोसेंट हैं? या तुम सचमुच इनोसेंट हो? अनुप्रिया ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मुझे कुछ भी कहने की जहमत मत उठाओ। तुम अब से 3 दिन बाद कोर्ट सेशन के दौरान मेरे लॉयर से बात कर सकते हो। अनुप्रिया ने अंकिता जो कुछ भी कहना चाहती थी उसे बीच में ही रोक दिया। अनुप्रिया ने फिर अपना स्कूल बैग अपनी सीट पर रख दिया और पलक झपकते ही अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन 1 मिनट बाद राकेश उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाने आया। रास्ते में राकेश इस अवसर का लाभ उठाकर अनुप्रिया को केस वापस लेने के लिए राजी करना चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि वह कभी नहीं जीत सकती। अनुप्रिया, क्या तुम्हें पूरे स्कूल की दुश्मन बनने का डर नहीं है? क्लास में 49 लोग हैं और तुम अपने अलावा सभी पर केस कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऐसा करने के बाद फ्यूचर में कोई वाकई स्कूल तुम्हें एक्सेप्ट करने का साहस करेगा? उनका मानना था कि वर्मा परिवार अनुप्रिया को पसंद नहीं करता था। अगर वह सचमुच केस में आगे बढ़ती तो कोई भी उसे सपोर्ट नहीं करेगा। सर, क्या आपको लगता है कि वे इनोसेंट है या मैं राय का पहाड़ बना रही हूँ? अनुप्रिया ने चिड़चिड़ापन से सवाल किया। मेरा ये मतलब नहीं था। बस उनकी माफी काफी होगी। तुम अकेले अपने कारण उनका सारा फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकती। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एनरोलमेंट सिटी यूनिवर्सिटी में हो सकता है। सर, जो कोई भी स्कूल में वायलेंस करता है और अपने क्लासमेट को लंबे समय तक परेशान है, वह सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में जाने के लायक नहीं है। क्या होगा जब वर्मा फैमिली को पता चलेगा वकील के भेजे लिफाफे? चैप्टर 22। राकेश को नजरअंदाज करते हुए अनुप्रिया प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंची और दरवाजा खोल दिया। ओह अनुप्रिया, तुम आ गई हो। प्रिंसिपल झट से खड़े हुए और उससे मिलने के लिए आगे बढ़े। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, सर? अनुप्रिया, आई कांट बिलीव यू। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे स्कूल में हो? साथ ही तुमने मेरे दिए गए रिकमेंडेशन लेटर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अनुप्रिया ने इस स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन उसने उसके रिकमेंडेशन लेटर का इस्तेमाल नहीं किया। उन्हें कल ही अपनी जांच से पता चला कि अनुप्रिया वर्मा परिवार की खोई हुई बच्ची थी, लेकिन ऐसा लगता था कि घर लौटने के बाद से ही उसका वेलकम नहीं किया गया था। स्कूल में उसका एडमिशन कराने के बाद किसी को भी उसकी भलाई की परवाह नहीं थी। इसलिए एडमिशन के बाद से 2 महीने तक उसके क्लासमेट ने उसे धमकाया। प्रिंसिपल को कल वीडियो और उसमें मिले फैक्ट्स को देखकर शर्मिंदगी महसूस हुई। उनका हमेशा मानना था कि उनका स्कूल बहुत प्यारा था। कम से कम उनका मानना था कि स्टूडेंट शांति से रहते हैं, लेकिन रियलिटी इससे बहुत दूर थी। जैसा कि बाद में पता चला, जिस स्टूडेंट को वह पसंद करते हैं उसे उनके स्कूल में धमकाया गया था। आपको बताने को क्या है? आपको भी अब पता चल गया है, नहीं? प्रिंसिपल ने झिझकते हुए कहा। अनुप्रिया, क्या तुम जयदेव को केस वापस लेने के लिए कह सकती हो? मेरे लिए एक प्रिंसिपल को डिफेंडेंट बनना सच में। प्रिंसिपल सर, आप ही लोग थे जो मुझे न्याय देने के लिए तैयार नहीं थे, जिससे मुझे अपने लीगल राइट्स और इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए यह रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अनुप्रिया ने प्रिंसिपल को यह याद दिलाना जरूरी समझा कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पहले झिझक भरी कार्रवाई की थी। ऐसा नहीं था कि उसने उन्हें मौका नहीं दिया। प्रिंसिपल स्पीचलेस रह गए। सचमुच जैसा अनुप्रिया ने कहा था वैसा ही हुआ। हालांकि तब वह केवल एक दुविधा में थे। उन्होंने इससे निपटने से इनकार नहीं किया था। प्रिंसिपल सर, अगर आप भी मुझे केस वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं तो समय बर्बाद मत कीजिए।
मैं अपना मन नहीं बदलूंगी, उसने आगे कहा। वैसे कोर्ट सेशन से पहले इन 3 दिनों तक मैं स्कूल नहीं आऊंगी। कहीं ऐसा न हो कि आप लोगों को मेरी एब्सेंट से परेशानी महसूस हो। ऐसा नहीं था कि अनुप्रिया ने उन्हें मौका नहीं दिया। उसके पास था, लेकिन उन्होंने इसे इम्पोर्टेंस नहीं दिया, इसलिए वे इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहरा सकते थे। कल अनुप्रिया ने सबसे पहले पुलिस को बुलाया और पुलिस और प्रिंसिपल के सामने सबूत पेश किए। लेकिन उनके क्लासमेट डॉट से तुरंत माफी मांगने के लिए कहने के बजाय उन्होंने उसके मुद्दे को कमतर बताने की कोशिश की। जब जयदेव ने कल उसे सिविल कंप्लेंट सौंपी तो उसने उन्हें पहले ही याद दिला दिया कि उन्हें पता होना चाहिए कि 3 दिन बाद कोर्ट सेशन के दौरान क्या करना है। प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकलने के बाद अनुप्रिया क्लास में वापस गई, अपना स्कूल बैग लिया और टीचर्स द्वारा रोके बिना चली गई, क्योंकि उनकी नज़र में वह बहुत दूर जा चुकी थी और उनकी क्लास को अटेंड करने के लायक नहीं थी। अचानक स्कूल ब्रॉडकास्ट सिस्टम बजने लगी। टेस्ट टेस्ट, कोई आवाज एडजस्ट कर रहा था। हेलो एवरीवन, मैं ग्रेड 12 से संकेत राठौर हूँ। यहाँ मैं हमारी क्लास की स्टूडेंट अनुप्रिया वर्मा से माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी अनुप्रिया, मैं तुम्हारी केयर नहीं की, जिसकी वजह से तुम्हें 2 महीने तक हमारे क्लासमेट से बुली सहनी पड़ी। इस बीच मैंने इन सभी चीजों से आंखें मूंद लेने का फैसला किया था। उसने आगे कहा, उन बुलीज की तुलना में मैं कहीं ज्यादा डिस्गस्टिंग हूँ जो एक स्टूडेंट को बुली होते हुए देख रहा था। न केवल मैंने इसे समय पर नहीं रोका, बल्कि मैंने टीचर्स को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तुम्हें ठेस पहुंचाने के लिए मैं गहराई से माफी मांगता हूँ। संकेत के शब्द पूरे एलीट स्कूल में गूंज उठे और जूनियर हाई स्कूल डिपार्टमेंट से लेकर हाई स्कूल डिपार्टमेंट तक सभी को इसके बारे में पता चला। संकेत न केवल क्लास का प्रेसिडेंट बल्कि स्टूडेंट काउंसिल का भी प्रेसिडेंट है। यही वजह थी कि उसके पास रेडियो स्टेशन की एक एक्स्ट्रा की थी। सुबह सेल्फ स्टडी के पीरियड के बाद वह अकेले रेडियो स्टेशन गया और अनुप्रिया से माफी मांगी। उसका इरादा अनुप्रिया से केस वापस लेने के लिए कहना नहीं था। कल वीडियो एविडेंस देखकर वह शर्मिंदा हुआ, क्योंकि वह जानता था कि फुटेज में जो कुछ हुआ वह सच था। इसलिए उसका मानना था कि उसके जैसे लोग सबसे डिस्गस्टिंग थे। संकेत की माफी अनुप्रिया ने सुनी, जो मैदान में थी। बहरहाल वह केवल गुर्राटे लेती हुई चली गई। इस बीच संकेत की माफी ने हर क्लास में हलचल मचा दी और कैंपस फोरम में भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। संकेत जब क्लास में वापस गया तो अनुप्रिया को नहीं देख पाया और थोड़ा निराश हुआ, क्योंकि वह उससे फिर से माफी मांगना चाहता था। संकेत, तुमने अनुप्रिया से माफी क्यों मांगी? वह हंगामा मचा रही है। हम तो बस उसके साथ मजाक कर रहे थे, अदिति ने शिकायत की। संकेत की माफी बदले में इस मामले की कॉन्फेशन होगी। संकेत, क्या अनुप्रिया ने तुम्हें धमकी दी या कुछ और? प्लीज उस पर गुस्सा न हो। वो सिर्फ जेलस फील करती है कि हमारे पेरेंट्स और भाई मुझसे प्यार करते हैं। वह हर किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहती। क्लास के बाद मैं उससे माफी मांगूंगी। वह केस जरूर वापस लेंगी। प्लीज उसे दोष मत दो। संकेत, अंकिता बोलते बोलते धीरे धीरे सिसकने लगी। संकेत ने यह सोचते हुए अपनी आईब्रो हल्की सी सिकोड़ ली। अंकिता किस बारे में बात कर रही है? मैं एक भी शब्द क्यों नहीं समझा? संकेत ने गहरी आवाज में जवाब दिया, किसी ने मुझे धमकी नहीं दी। मैंने खुद माफी मांगी। मेरा सुझाव है कि तुम लोग भी जल्द से जल्द ऐसा करो। इसके साथ ही वह अंकिता को नजरअंदाज करते हुए अपनी सीट पर वापस चला गया। 1 घंटे बाद संकेत को उसकी माँ का फोन आया। केस ड्रॉप हो गया। मम्मा, ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद उसने फोन रख दिया और मन में सोचा, अनुप्रिया ने मेरे खिलाफ केस वापस ले लिया। लेकिन क्यों? सुबह मेरी माफी के कारण? लेकिन मैं ईमानदारी से माफी मांग रहा था, उसे केस छोड़ने के लिए नहीं।
उसने कहा, मैं कोर्ट में कबूल कर सकता हूँ और माफी मांग सकता हूँ और उसे कंपनसेशन दे सकता हूँ। जब संकेत के डेस्कमेट ने उसे फोन पर बात करते हुए सुना तो उसने पूछा, केस ड्रॉप हो गया? कौन सा केस? क्लास में सभी ने ध्यान से सुना जब संकेत ने कहा, अनुप्रिया ने मेरे खिलाफ केस वापस ले लिया। मुझे 3 दिन बाद कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। इस पल में संकेत को अंत में समझ में आ गया कि अनुप्रिया क्या चाहती थी। उन्होंने उसके साथ जो किया उसके लिए बस माफी चाहती थी। संकेत की बातें सुनकर हर कोई स्पीचलेस रह गया। संकेत, तुमने यह कैसे किया? कीर्ति तुम्हारे खिलाफ अपना केस क्यों छोड़ेगी? यहाँ तक कि अंकिता को भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा, क्या वह हर किसी पर केस नहीं कर रही है? वह अब केवल संकेत के खिलाफ आरोप क्यों हटा रही है? संकेत ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। चैप्टर 23। अंकिता सिविल कंप्लेंट लेकर घर आई। जब वह दरवाजे पर थी तो उसने अपना मूड ठीक किया। जब वह वर्मा रेजिडेंसी में दाखिल हुई तो उसने रोने से अपनी आंखें लाल कर ली थी। ऐसा लग रहा था कि वह काफी देर तक सिसक रही थी। जैसे ही कामिनी ने अपनी बेटी की ये हालत देखी तो उसने चिंता से पूछा, अंकिता, क्या हुआ? ओह हनी, तुम क्यों रो रही हो? कामिनी बेहद चिंतित महसूस कर रही थी। उसे चिंता थी कि शायद अंकिता को स्कूल में धमकाया गया होगा। अनुप्रिया मुझे पसंद क्यों नहीं करती? यह ठीक था अगर वह मुझे पसंद नहीं करती है, लेकिन अपने क्लासमेट से नफरत करना बहुत ज्यादा है। उसने कल क्लास के सभी स्टूडेंट के खिलाफ लीगल एक्शन लिया। मेरे बहुत से क्लासमेट इज्जतदार फैमिली से आते हैं। मुझे फिक्र है कि वे अपना गुस्सा हम पर निकाल सकते हैं। मुझे पता है अनुप्रिया मुझे पसंद नहीं करती। मैं जानती हूँ कि 18 साल तक उसके जीवन की जिम्मेदारी लेना मेरी गलती हो सकती है, लेकिन मैं तब छोटी थी और कुछ भी नहीं समझती थी। अगर मुझे पता होता कि इससे वह दुखी हो जाएगी तो मुझे तब चले जाना चाहिए था जब आप और डैड उसे वापस लेकर आए थे। इतना कहकर अंकिता फूट फूट कर रोती रही। कामिनी की नज़र में उसकी अनमोल बेटी ने बड़ी शिकायतें सहन की थी। उसकी आवाज सुनकर लिविंग रूम घर में अंकिता के सभी भाई आ गए। अपनी छोटी बहन को इस तरह संकट में देखकर उन सभी में उसे प्रोटेक्ट की प्रबल इच्छा महसूस हुई और वे अंकिता को परेशान करने के लिए जिम्मेदार इंसान का सामना करने के लिए तैयार थे। अंकिता, क्या हुआ? मुझे बताओ। मैं इसे सुलझाने में तुम्हारी मदद करूंगा, अविनाश ने धीरे से कहा और अंकिता के पास गया और उसे धीरे से गले लगाया। अविनाश भाई, प्लीज अनुप्रिया को मनाने में मेरी मदद करें। उसने न केवल हमारी क्लास के सभी स्टूडेंट पर बल्कि मुझ पर भी केस किया। क्या वह मुझसे बहुत नफरत करती है? मैं बस अपने पेरेंट्स और भाइयों से प्यार करती हूँ और आप सभी से अलग नहीं होना चाहती। अगर वह केस वापस ले सकती है तो मैं जाने को तैयार हूँ। मैं अब 18 साल की हूँ और अपने दम पर खड़ी हो सकती हूँ। इतना कहते ही अंकिता के कंधे पर झुक गई और रोने लगी। अविनाश ने नर्म आवाज में कहा, अंकिता, प्लीज रोना बंद करो। इससे मेरा दिल टूट जाता है। क्या तुम इस मामले को मुझ पर छोड़ सकती हो? रियली? क्या आप अनुप्रिया से केस वापस लेने के लिए कह सकते हैं? मैं नहीं चाहती कि मेरे सभी क्लासमेट उसे निशाना बनाएं। अंकिता ने ऐसा दिखावा कि जैसे उसे अभी भी अनुप्रिया की फिक्र है। उसकी इस तरह की बातें सुनकर अविनाश को लगा कि अनुप्रिया मतलबी है। जितेश ने उसे दिलासा दिया, डोंट वरी अंकिता। अविनाश ने कहा कि वह इसे संभाल लेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, अविनाश पर विश्वास करो। अंकिता, रोना बंद करो। अगर तुम बहुत रोगी तो सुंदर नहीं लगोगी, रोहन ने कहा। तभी अंकिता आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए प्यार से बोली, थैंक यू। अंकिता ने सिविल कंप्लेंट्स अविनाश को दे दी, जिन्होंने इसे पढ़ने की जहमत उठाए बिना तुरंत इसे फाड़ दिया।
यह देखकर बटलर को याद आया कि सुबह उसे एक लिफाफा मिला था, लेकिन वह इतना बिजी था कि उसने इसे खोला नहीं। मिस्टर अविनाश, मुझे आज सुबह एक लिफाफा मिला। ऐसा लगता है कि यह वैसा ही है जैसा मिस अंकिता लाई थी, बटलर रॉबर्ट ने कहा। इसे मुझे दे दो। रॉबर्ट पीछे हट गया और मेलरूम से लिफाफा ले आया। लिफाफे के अंदर एक लॉयर लेटर और एक सिविल कंप्लेंट थी। अविनाश को सिविल कंप्लेंट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। चूंकि उसने अनुप्रिया को अपना केस वापस लेने के लिए मनाने की योजना बनाई थी, इसलिए इसे पढ़ना कोई मायने नहीं रखता था। हालांकि लॉयर लेटर पर लोगों ने उसे परेशान कर दिया, जिस पर शेखावत लॉ ग्रुप लिखा। जयदेव शेखावत? जयदेव यह मामला क्यों ले रहा है? अविनाश ने सोचा, यहाँ तक कि उसने सभी सिविल कंप्लेंट का ड्राफ्ट भी खुद तैयार किया। अविनाश ने थोड़ी देर के लिए अंकिता को दिलासा दिया और फिर स्टडी रूम में चला गया। अंकिता ने सोचा, मुझे देखो अनुप्रिया, तुम मुझे कैसे हरा सकती हो? डैड, मोम और हमारे भाई हमेशा मेरे रहेंगे। मैं वर्मा परिवार की सच्ची बेटी हूँ। तुम बस कुछ भी नहीं। अविनाश स्टडी रूम में लौटा और जयदेव का नंबर डायल किया। उसने पहले उसे एक मामला सौंपने की कोशिश की थी, लेकिन जयदेव ने इसे लेने में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई थी। फोन जल्द ही कनेक्ट हो गया। हेलो, जयदेव ने पूछा। हेलो मिस्टर शेखावत, मैं अविनाश वर्मा बात कर रहा हूँ। कौन अविनाश वर्मा? जयदेव ने जवाब देने के बाद लाइन के दूसरे छोर पर थोड़ी शांति थी। जयदेव को कुछ याद आया और उसने तुरंत कहा, ओ मिस्टर वर्मा, तो ये आप है। आपको मुझसे क्या काम आ गया? मुझे इन्फॉर्म किया गया है कि आपने मेरी फैमिली से एक केस लिया है, मिस्टर शेखावत। मैं माफी मांगता हूँ। मेरी बहन ने, जो अभी भी छोटी और नादान है, आपको बेकार के केस के लिए परेशान किया है। क्या आप केस वापस ले सकते हैं? मिस्टर वर्मा, क्या यह मैसेज आपकी ओर से है या मिस अनुप्रिया की ओर से है? जयदेव ने पूछा। क्या कोई अंतर है? अविनाश ने जवाब दिया। बेशक यह है। अगर यह आपका विचार है, तो मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि मैं आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता, मिस्टर वर्मा। अगर यह मिस अनुप्रिया का विचार है, प्लीज उनसे बात करिए कि वो खुद मुझसे इस मामले में बात करे। जयदेव एक स्मार्ट और एक्सपीरियंस पर्सन था। एक अमीर परिवार के लिए अपने मेंबर्स की ओर से फैसले लेना आम बात थी, लेकिन जयदेव को केवल प्रोफेशनल स्टैंड पॉइंट से अनुप्रिया को सर्विस देना था। जहां तक केस को वापस लेने की बात है, वह तब तक रिक्वेस्ट का फॉलो नहीं करेगा जब तक अनुप्रिया अपने नंबर से कॉल नहीं करती। मिस्टर शेखावत, क्या आप मेरी बात पर शक कर रहे हैं? बोलते समय अविनाश के चेहरे पर गुस्से की झलक दिखी। उसने सोचा कि जयदेव काफी जिद्दी था। ऐसा नहीं है मिस्टर वर्मा। मिस अनुप्रिया ने साफ कहा है कि जब तक वह खुद केस को छोड़ने का फैसला नहीं करती हैं, किसी और को उनकी ओर से बोलने का हद नहीं है। अगर मिस अनुप्रिया केस वापस लेना चाहती हैं, तो वो मुझे कॉल कर देंगी। मुझे कुछ और करना है, मिस्टर वर्मा, गुड नाइट। फिर जयदेव ने अविनाश को फोन रख दिया। अविनाश को उम्मीद नहीं थी कि उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसा कि बाद में पता चला, अनुप्रिया ने पहले ही इस पॉसिबिलिटी के लिए तैयारी कर ली थी कि वे उसकी ओर से केस वापस लेने की कोशिश कर सकते हैं। क्या वर्मा फैमिली कामयाब होगी? इस केस को वापस अनुप्रिया खारिज करवाने में जाने के लिए पढ़िए अगला पार्ट। चैप्टर 24। अगले दिन अविनाश स्कूल गया, लेकिन अनुप्रिया को नहीं ढूंढ सका। अगले दिन भी वही हुआ। कोर्ट ट्रायल से पहले वो अनुप्रिया से मिलने में कामयाब नहीं हो पाया था। कोर्ट में अनुप्रिया को देखते ही अविनाश गुस्सा हो गया। यह बदतमीज लड़की, उसकी छिपने की हिम्मत कैसे हुई? उसने मेरी कई ट्रिप बर्बाद करवा दी, अविनाश ने गुस्से में सोचा। तुम कहाँ थी?
तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही थी? अविनाश ने उनके मुठभेड़ के तुरंत बाद अनुप्रिया पर आरोप लगाया और मांगों की झड़ी लगा दी। जल्दी करो। तुरंत जयदेव को फोन करो और उसे बताओ कि तुम किस वापस ले रही हो। उसके बाद तुम्हें अपने सभी क्लासमेट और टीचर्स से माफी मांगनी है। उसने आगे कहा, अंकिता बीमार पड़ गई क्योंकि तुमने उस पर केस दायर किया था। घर जाओ और तुरंत उससे माफी मांगो। अनुप्रिया ने चुप होकर अविनाश की ओर देखा। क्या यह सचमुच वर्मा ग्रुप का सीईओ है? वह बेवकूफ जैसा क्यों दिखता है? वह यहाँ क्या बकवास बोल रहा है? उसने मन में सोचा। अनुप्रिया ने उसे नजरअंदाज कर दिया और सीधे कैंपस में चली गई। अविनाश को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। अनुप्रिया, तुम्हें क्या हुआ? मैं तुमसे मिलने आया था। तुम्हें मेरे सामने अनाप शनाप बोलने के बजाय मेरा आभारी होना चाहिए। अविनाश गुस्से से दहाड़ा। क्या वह वर्मा रेजिडेंस डॉट पर वापस नहीं लौटना चाहती और उसे सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए? मैं उसकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, उसने सोचा। एक बार अनुप्रिया ने केस वापस ले लिया और वर्मा रेजिडेंस पर लौट आई तो अविनाश सबक सिखाने किसी जंगल में भेज देगा। अनुप्रिया ने कहा, मिस्टर वर्मा, क्या आप अपने दिन के सपने में खो गए हैं? आप इस जगह पर ऐसी बकवास क्यों कर रही हैं? क्या आप सुन भी रहे हो कि आप क्या कह रहे हो? जयदेव को तुरंत कॉल करो और उसे बताओ कि तुम केस वापस लेना चाहती हो। क्या चाहते हैं? तुम्हें क्या लगता है कि तुम दूसरों पर केस करने वाली कौन हो? अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। मिस्टर वर्मा, यह तय करना आपके अधिकार में नहीं है कि मैं किस पर केस करूं। यहाँ मेरे पास आपके लिए समय नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अंकिता को कल देर नहीं होगी, अनुप्रिया ने अविनाश को चकमा देते हुए कहा और चली गई। अविनाश का चेहरा शक्त हो गया। चूंकि अनुप्रिया ने उसकी सलाह मानने से इनकार कर दिया, इसलिए उसके पास बलपूर्वक तरीके का सहारा लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वह गायब हो जाती और अदालत में मौजूद नहीं हो पाती तो केस आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अनुप्रिया ने स्कूल से रिव्यू मटेरियल लिया और स्कूल छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वह स्कूल के गेट पर पहुंची, उसे लोगों ने घेर लिया। कुल 8 लोग थे। लीडर ने अश्लील ढंग से कहा, लड़की, हमारे साथ आओ। अगर मैं नहीं आऊं तो क्या होगा? अनुप्रिया ने सोचा कि इन लोगों को अपने दिमाग की जांच करानी चाहिए क्योंकि उनमें दिन के उजाले में स्कूल गेट के ठीक सामने एक लड़की का अपहरण करने की हिम्मत थी। क्या वे सोचते हैं कि वे लोकल बिगविग हैं और कोई उन्हें सजा नहीं दे सकता? वह चुपचाप बोली, अगर तुम वैसा नहीं करती जैसा मैं कहता हूँ तो तुम्हें चोट पहुँचाने के लिए हमें दोष मत देना। लीडर ने अपना हाथ हिलाया और अपने लोगों को अनुप्रिया को लेने के लिए आगे आने का इशारा किया। अनुप्रिया के होठों पर सरकास्टिक मुस्कान फैल गई। उसे लड़ाई में लगे काफी समय हो गया था। अनुप्रिया के आसपास कुछ लोग उसे पकड़ने के इरादे से एकत्र हुए, लेकिन उसने लचीले ढंग से उन्हें चकमा दे दिया। एक आदमी की आंखों में कातिलाना चमक चमक उठी। उसने अनुप्रिया पर अपने हाथ में स्टील की छड़ी घुमाई, लेकिन अनुप्रिया इससे बच निकली और तेजी से एक पावरफुल किक से जवाबी कार्रवाई की। किडनैपर को रबर की गेंद की तरह उड़ते हुए जोर से जमीन पर गिरा दिया गया। उस आदमी की आंखें मुड़ गईं और उसका शरीर शिथिल हो गया और वह बेहोश हो गया। यह देखकर लीडर दंग रह गया। क्या मिस्टर वर्मा ने यह नहीं कहा कि वह एक कमजोर लड़की थी? लेकिन अनुप्रिया ने आसानी से एक लात मारकर उसके एक आदमी को बेहोश कर दिया। वह पल भर के लिए घाटे में था। सब लोग जाकर उसे एक साथ ले आओ। बाकी 7 किडनैपर्स एक के बाद एक अनुप्रिया पर अपनी स्टील की छड़ें घुमाते हुए आगे आए। घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। आह! आह! तीखी चीखों की एक आवाज हवा में गूंज उठी। ज्यादातर लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि स्कूल के गेट पर ऐसा सीन सामने आएगा।
सभी किडनैपर्स को एक एक करके जमीन पर गिरा दिया गया। करीब से जांचने पर कई चेहरों पर स्टील की छड़ियों की छाप देखी जा सकती है। यह अनुमान लगाया गया कि अपनी अराजक झड़प में उन्होंने अनजाने में अपने ही साथियों को नुकसान पहुंचाया। अनुप्रिया ने लीडर की बाह पर कदम रखा और उसकी ओर देखते हुए पूछा, मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? इतना घमंडी मत बनो। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे जाने दो। ऐसा लग रहा था कि लीडर अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। क्या तुम हारने पर भी चिल्लाओगे? अनुप्रिया ने सोचा कि वह आदमी जरूर ही बेवकूफ होगा। तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं। या तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, या मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हें खुद बताने को कहूंगी। चुनाव तुम्हारा है। लीडर अचानक चुप हो गया क्योंकि वे जेल नहीं जाना चाहते थे। वह और उसके दोस्त हाल ही में जेल से रिहा हुए थे। पहले तो उनकी ऐसी गतिविधियों में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन शौर्य ने उन्हें बहुत ज्यादा पैसा दिया। उन्होंने अनुप्रिया को पकड़ने पर उन्हें 1 करोड़ देने का वादा किया। उन्होंने सोचा कि वे बहुत पैसा कमा लेंगे, लेकिन अनुप्रिया ने उन्हें हरा दिया। मैं देख रही हूं कि तुम अभी भी चुप हो। मुझे लगता है कि तुमने दूसरा ऑप्शन चुना है। इतना कहते ही अनुप्रिया ने अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन किया। पुलिस को मत बुलाओ। यह मिस्टर वर्मा है जिसने हमसे तुम्हें किडनैप करने के लिए कहा था, लीडर ने अंत में कहा क्योंकि वह फिर से जेल जाने से डर रहा था। मिस्टर वर्मा कौन है? अनुप्रिया ने पूछा। लीडर ने जवाब दिया, अविनाश वर्मा। अब क्या होगा अविनाश के लिए? अनुप्रिया का एक्शन जाने के लिए पढ़िए अगला पार्ट। चैप्टर 25। वह मुझे किडनैप क्यों करना चाहता है? उसने फिर पूछा। लीडर ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। उसने कुछ नहीं कहा। उसने हमसे सिर्फ तुम्हें 2 दिन और रात के लिए बंद करने और फिर उसे सौंपने के लिए कहा था। इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अनुप्रिया ने उनके लिए चीजों को और ज्यादा कठिन नहीं बनाया। इसके बजाय वह सीधे चली गई। उसने सोचा, अविनाश, यू आर रियली समथिंग। तुम एक अच्छे सिटीजन होने का दावा करते हो और मीडिया तुम्हें एक एक्सीलेंट यंगस्टर के रूप में प्रमोट करती है। फिर भी तुमने ऐसी घटिया रणनीति का सहारा लिया। मैं जरूर तुम्हें मशहूर करूंगी। अविनाश ने अनुप्रिया को किडनैप करने के लिए लोगों का इंतजाम करने के बाद वह काम करने के लिए कंपनी में पहुंचा। रात को घर आने पर उसे यह बात याद आई। उसने सोचा कि क्या अनुप्रिया पकड़ी गई। उसने किडनैपर का नंबर डायल किया और पूछा, क्या तुमने उसे पकड़ लिया है? हमने पकड़ लिया है, फोन की दूसरी ओर से मौजूद व्यक्ति ने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा, अविनाश ने कहा। मिस्टर वर्मा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने हमसे इस लड़की को किडनैप करने के लिए क्यों कहा? किडनैपर ने पूछा। वह मेरी बहन पर केस करना चाहती है, मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ, अविनाश ने कहा। अविनाश को कोई शक नहीं था। उसका मानना था कि मामला सुलझ गया है। नतीजतन उसने अंकिता को कल अदालत में मौजूद होने के लिए कहा। अंकिता ने उदास होकर पूछा, अविनाश, क्या तुम अनुप्रिया को केस वापस लेने के लिए नहीं मना सकते? बस कल अदालत में मौजूद हो जाओ। वह वहां नहीं आएगी। रियली? अंकिता को यकीन नहीं हो रहा था। अगले दिन ट्रायल हुआ और 12th क्लास के सभी स्टूडेंट मौजूद थे। संकेत, जिसके खिलाफ अनुप्रिया ने केस वापस ले लिया था, भी मौजूद था। सभी स्टूडेंट्स के साथ उनके परिजन भी थे। न्याय की मांग करने वालों में वर्मा परिवार भी शामिल था, जो अंकिता का सपोर्ट कर रहा था। वे घर पर कैसे रह सकते थे जबकि उनकी प्यारी बेटी पर केस दायर किया था? लेकिन उन्हें ज्यादा चिंता नहीं हुई क्योंकि अविनाश ने मामला सुलझा लिया था। 9 बजे जैसे ही अदालत का सेशन शुरू हुआ, जज के पैनल ने अपनी सीट संभाली और दोनों पक्षों के वकील मौजूद थे। अनुप्रिया, प्लीज मेक योर स्टेटमेंट।
लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं हुई। अविनाश मुस्कुराहट के साथ परिवार और दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। अनुप्रिया के आने का कोई रास्ता नहीं है, उसने सोचा। अनुप्रिया वर्मा, जज ने फिर पूछा। इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। जयदेव, आपके क्लाइंट कहाँ है? जज ने पूछा। योर होनर, प्लीज गिव अस अ मोमेंट। मेरा क्लाइंट 1 मिनट में यहाँ आएगा, जयदेव ने जवाब दिया। विरोधी वकील ने कहा, क्या मजाक है? प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग अगर वादी समय पर मौजूद नहीं होता है तो इसे कंसीडिंग माना जाएगा और वादी से अपेक्षा की जाती है कि वह केस वापस ले ले और मेरे क्लाइंट से माफी मांगे। डेडलॉक में जज को किसी फैसले पर पहुंचना चैलेंजिंग लगा। अनुप्रिया के लगभग 10 मिनट देर से होने के कारण प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग एडजर्नमेंट की घोषणा करने या वादी को अपना मामला वापस लेने के लिए मानने की संभावना थी। नतीजतन जज ने कहा, मैं घोषणा करता हूं। तभी दरवाजा चरमरा कर खुला और कोई अंदर आया। यह अनुप्रिया थी। उसने दरवाजा खोला और ठीक उसी समय अंदर चली गई जब जज केस को एडजॉर्न करने वाले थे। अनुप्रिया को देखकर अविनाश हैरान रह गया। उसके चेहरे पर हैरानी ने उसके विचारों को उजागर कर दिया। क्या उसस मेरे आदमियों ने किडनैप नहीं किया है? वह यहाँ क्यों है? और वह ठीक समय पर यहाँ है। अपॉलोजीज फॉर द डिले, योर ऑनर। इतना कहते ही अनुप्रिया जयदेव के पास गई, फिर विनम्रता से जज से कहा। उसके हर हावभाव से कॉन्फिडेंस झलक रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसे देर से आने का कोई पछतावा नहीं है। अनुप्रिया, यू आर 10 मिनट्स लेट। प्लीज एक्सप्लेन योरसेल्फ। मैं अपनी देरी के लिए माफी चाहती हूँ, यू होनर, लेकिन मेरे पास एक ठोस कारण है। कोई नहीं चाहता था कि मैं इस केस में शामिल हूँ, इसलिए उन्होंने लोगों को मेरी किडनैपिंग करने के लिए भेजा, जिससे देरी हुई, अनुप्रिया ने बताया। उसकी नज़र जज से हटकर उस हिस्से पर गई जहां वर्मा परिवार बैठा था और अंत में अविनाश पर जा टिकी। अविनाश के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। उसने मन में सोचा, क्या वो जानती है कि उसकी किडनैपिंग के पीछे का मास्टरमाइंड मैं हूँ? अगर वह जानती भी है तो भी वह इसके बारे में बहुत कम कर सकती है, उसने सोचा। जज ने पूछा, क्या आपके पास कोई सबूत है? किडनैपिंग कोई छोटी बात नहीं थी, खासकर तब जब विक्टिम की किडनैपिंग अदालती सेशन से पहले की गई हो। अनुप्रिया ने मासूम एक्सप्रेशन से जज की ओर देखते हुए कहा, मेरे पास किडनैपर्स का कन्फेशन है और किडनैपर्स इस समय बाहर हैं। यूं होनर, क्या मैं मास्टरमाइंड पर भी केस कर सकती हूँ? जज उसके मासूम एक्सप्रेशन देखकर दंग रह गए। जज पैनल के सावधानी से विचार के बाद जज ने कहा, अगर यह डिफेंडेंट से जुड़ा है तो इसे इस मामले का हिस्सा माना जा सकता है और इसकी जांच की जा सकती है। जज की बात सुनकर अंकिता हैरान रह गई। उसने सोचा, अनुप्रिया की किडनैपिंग के पीछे कौन हो सकता है? क्या यह अविनाश हो सकता है? अगर ऐसा है तो किडनैपर्स के कन्फेशन के बाद उसकी इन्वॉल्वमेंट का खुलासा होने पर मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी। अंकिता को लगा कि उसके पैर कांप रहे हैं और खड़े रहने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ रहा है। यों होनर, यह डिफेंडेंट में से ही एक से है। यह अविनाश वर्मा अंकिता का भाई है। उसने मेरी किडनैपिंग की साजिश रची और किडनैपर्स को 1 करोड़ का इनाम देने का वादा किया। मेरे पास किडनैपर्स का कबूलनामा है। यों होनर, आप इसे सुन सकते हैं। जज ने कर्मचारियों को सबूत चलाने का इशारा किया और रिकॉर्डिंग शुरू हुई। यह अनुप्रिया और किडनैपर्स के बीच की बातचीत थी। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं। या तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, या मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हें खुद बताने को कहूंगी। चुनाव तुम्हारा है। मैं देख रहा हूं कि तुम अभी भी चुप हो। मुझे लगता है कि तुम दूसरा ऑप्शन चुनोगे। अब क्या होगा? अविनाश पर भी केस या सभी बच्चे हो जाएंगे इस केस से आजाद जाने के लिए? पढ़िए अगला पार्ट। चैप्टर 26। उसके बाद
रिकॉर्डिंग का दूसरा भाग चलाया गया। यह अविनाश और किडनैपर्स के बीच की बातचीत थी। क्या तुमने उसे पकड़ लिया? हमने हमने पकड़ किया। सुनने में अच्छा लगा। मिस्टर वर्मा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने हमसे इस लड़की को किडनैप करने के लिए क्यों कहा? वह मेरी बहन पर केस करना चाहती है। मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। एविडेंस को सुनकर अविनाश के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि किडनैपर्स पिछली रात की उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर लेगा। यह सब अनुप्रिया का रचा हुआ खेल था। अनुप्रिया का इरादा अविनाश को यह विश्वास दिलाने का था कि उसकी किडनैपिंग कर ली गई है और वह अदालत में मौजूद नहीं हो सकती, जबकि असल में वह पहले ही किडनैपर्स को संभाल चुकी थी। अनुप्रिया, तुमने अविनाश को फंसाने के लिए नकली सबूत क्यों बनाए? वह तुम्हारा भाई भी है। भले ही तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन तुम उसे इस तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वह तुम्हें किडनैप कैसे कर सकता है? अंकिता बोलने वाली पहली महिला थी जिसने किडनैपिंग के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार किया और कहा कि पूरी योजना अनुप्रिया द्वारा रची गई थी। ऐसा करने से अंकिता खुद को आरोप से दूर कर सकती थी, भले ही अविनाश ने किडनैपिंग की बात एक्सेप्ट कर ली हो। किडनैपर्स बाहर हैं और गवाही देने को तैयार हैं। उन्होंने मिस्टर वर्मा से एक चेक लिया जिस पर अविनाश के सिग्नेचर और एक टाइम स्टैम्प था। यह ढेर सारे सबूत थे। इस अवसर पर रियान को छोड़कर सभी लोग मौजूद थे। सबूत नष्ट करने में उनके लिए बहुत देर हो चुकी थी। अंकिता का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसके गालों से आंसू बह निकले। अनुप्रिया की अग्रेसिव टैक्टिक्स के कारण अंकिता के आंसुओं को देखकर वर्मा परिवार का दिल टूट गया और इससे अनुप्रिया के प्रति उनकी नाराजगी और बढ़ गई। जज ने किडनैपर्स को गवाही देने के लिए बुलाया और उन्होंने सच्चाई का खुलासा किया। फिर उन्होंने अविनाश के नाम पर साइन किए हुए 1 करोड़ का चेक प्रेजेंट किया। क्या अविनाश वर्मा यहाँ हैं? जज की पुकार के जवाब में अविनाश उठ खड़ा हुआ। योर ऑनर, मैं अनुप्रिया की किडनैपिंग से इनकार करता हूँ। वह मेरी बहन है। मैं उसे किडनैप कैसे कर सकता हूँ? यह सिर्फ एक मजाक था। मैंने नहीं सोचा था कि वह इसे सीरियसली ले लेगी। अविनाश ने इस घटना को एक भाई और उसकी बहन के बीच एक हानिरहित शरारत के रूप में कम करने की कोशिश की। मिस्टर वर्मा, यह शरारत बिल्कुल भी मजाक नहीं है। ईमानदारी से कहूँ तो क्या आप सचमुच मुझे अपनी बहन मानते हैं? अगर मैंने आपकी प्यारी बहन को कटघरे में खड़ा न किया होता तो क्या आप मेरी ओर देखते भी? और मिस्टर वर्मा, मेरे साथ मजाक करने के लिए 8 किडनैपर्स पर 1 करोड़ खर्च कर रहे हैं। अनुप्रिया ने आगे कहा, इसके अलावा अगर मेरी याददाश्त सही है तो मेरा वर्मा परिवार से कोई संबंध नहीं है। अनुप्रिया ने कोई दया नहीं दिखाई और सभी को बताया कि वर्मा परिवार उनकी गोद ली हुई बेटी का पक्ष लेता है। अविनाश अब अपनी नकली मुस्कान बरकरार नहीं रख सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि अनुप्रिया उसकी बातों का खंडन करने की हिम्मत करेगी। क्या वह सचमुच वर्मा परिवार में वापस आने का प्लान नहीं बना रही है? क्या वह सोचती है कि यह हमारा ध्यान खींचेगा? क्या मजाक! उसने मन ही मन मजाक उड़ाया। बेतुके रूप से अविनाश ने एक चिंतित बड़े भाई की भूमिका निभाई, जिसने अनुप्रिया को जज की मौजूदगी में केस वापस लेने की सलाह दी। अनुप्रिया, अपने क्लासमेट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना गलत है। अब केस वापस लो और जज के सामने उनसे माफी मांगो और हम इस बारे में भूल जाएंगे। अविनाश की बेतुकी याचिका के जवाब में जयदेव ने सवाल किया, मिस्टर वर्मा, आपने मुझे धमकी दी थी और मुझे अपनी क्लाइंट मिस अनुप्रिया के नाम पर केस वापस लेने के लिए कहा। क्या आप मुझे इस मांग के पीछे का कारण बता सकते हैं? जयदेव की पूछताछ से कोर्टरूम में हलचल मच गई। सभी को वर्मा परिवार द्वारा जयदेव को धमकाना बेतुका लगा। अविनाश के चेहरे पर उदासी के भाव थे। उसने सोचा, डैम इट,
जयदेव अदालत में ऐसा कैसे कह सकता था? मुझ पर न्याय में बाधा डालने का आरोप लगाया जा सकता है। ओह, उसने तुमसे बात की? अनुप्रिया ने दिलचस्पी से जयदेव की ओर देखते हुए कहा। जयदेव ने शांति से कहा, हाँ, लेकिन मैं केस तभी वापस लूंगा जब क्लाइंट खुद मुझे केस वापस लेने के लिए कहे। मैं दूसरों के भेजे गए मैसेज पर विचार नहीं करूंगा। तुमने मुझे कभी फोन नहीं किया, इसलिए मैंने उसकी रिक्वेस्ट को नजरअंदाज कर दिया। मिस्टर वर्मा, आपने ऐसा क्यों किया? क्या यह अंकिता की वजह से है? आपने अंकिता की वजह से मुझे किडनैप कर लिया। मुझे कहना होगा कि आप एक आउटसाइडर का भाई बनने के लिए काफी काबिल हैं। मौजूद सभी लोगों ने अनुप्रिया के टोन में तंज को पहचाना। अविनाश को भी इसका एहसास हुआ, लेकिन वह इंडिफरेंट रहा। उसे हैरानी हुई कि अनुप्रिया, जो अपनी वापसी के बाद से वर्मा परिवार में सभी की चापलूसी कर रही थी, उसका यह हाल कैसे हो गया? वह मेरी बहन है। क्या मुझे उसकी और उसके क्लासमेट की मदद नहीं करनी चाहिए? क्या तुम चाहती हो कि वह भी तुम्हारी तरह अपने क्लासमेट के साथ खराब संबंध रखे? अविनाश ने अनुप्रिया पर थॉटलेस और इम्प्रॉपर होने का आरोप लगाया। उसका मानना था कि वह इतनी कम उम्र में अपने परिवार के लिए परेशानी लेकर आई और उन्हें वर्मा परिवार की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। अनुप्रिया ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि आपकी अच्छी बहन और उसके क्लासमेट ने क्या किया है? अविनाश ने कॉन्फिडेंस से कहा, क्या यह तुम नहीं हो जो स्कूल में अंकिता को धमकाने के बाद विक्टिम की भूमिका निभा रही हो? अविनाश का मानना था कि जो लड़की हमेशा घर पर अंकिता को तंग करती थी, उसने स्कूल में भी उसे बहुत परेशान किया होगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि अनुप्रिया में इस मामले को सामने लाने की हिम्मत कैसे हुई। ऐसा लगता है कि मिस्टर वर्मा और वर्मा परिवार के बाकी लोगों ने सिविल कंप्लेंट और वकील लॉयर लेटर को पढ़ने की भी जहमत नहीं उठाई, इसलिए वे यहाँ मानते हैं कि मैं प्रॉब्लम की सोर्स हूँ, अनुप्रिया ने कहा। अनुप्रिया के बाद जयदेव ने अपनी बात जारी रखी, अगर यह डिफेंडेंट के परिवार का ओपिनियन है, तो मैं यो होनर के सामने एविडेंस प्रेजेंट करना चाहता हूँ। ग्रैंट द प्लेंटिफ्स रिक्वेस्ट टू प्ले वीडियो एविडेंस। जज ने स्टाफ मेंबर को स्क्रीन पर वीडियो पेश करने का संकेत दिया। यह अनुप्रिया को धमकाए जाने का 10 मिनट का वीडियो था। अनुप्रिया के नए स्कूल में पहले दिन से ही उसके क्लासमेट ने उसके साथ कठोर बर्ताव किया था। समय के साथ बुली बढ़ती गई। उन्होंने उस पर पानी फेंका, उसकी किताबें फाड़ दी और उसकी टेबल भी फेंक दी। उन्होंने उसे टॉयलेट में बंद कर दिया और उसकी टेबल के नीचे मरे हुए चूहे और कनखजूरे भर दिए। ये सब इस क्लास के स्टूडेंट द्वारा किया गया था। यह पहली बार था कि प्रिंसिपल ने इस वीडियो पूरा देखा था। अब उसे एहसास हुआ कि अनुप्रिया इन 2 महीनों में कितनी पीड़ाओं से गुजरी थी। उन्हें अपने स्टूडेंट्स पर शर्म महसूस हुई। एक बार जब वीडियो फिनिश हो गई, तो हर कोई चुप हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके बच्चे अपराधियों में से एक थे। जब उन्होंने वीडियो में अपने बच्चों के चेहरों पर दुष्ट मुस्कान देखी, तो माता-पिता को शर्म महसूस हुई। अब क्या लेगे क्रिमिनल बच्चों के खिलाफ उनके माता-पिता एक्शन जाने के लिए पढ़िए अगला पार्ट। चैप्टर 27। अदिति, तुम जो भी कहती हो उसका कोई फायदा नहीं है। मैं दूसरों को माफ कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। अनुप्रिया ने जोड़ा। जो इंसान पश्चाताप नहीं करता, वह माफी का हकदार नहीं होता। हालांकि अदिति की मां ने सिचुएशन को तुरंत समझ लिया। उसकी बेटी महज अंकिता की बिल्ली का पंजा थी। हर कोई जानता था कि वर्मा परिवार अपनी गोद ली हुई बेटी को इस तरह लाड प्यार देता था जैसे वह दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो। उसे पूरा यकीन था कि उसकी बेटी का इस्तेमाल किया गया है। यही सोचकर उसने अपनी बेटी को थप्पड़ मार दिया। क्या तुम्हारे डैड और मैंने तुम्हें सही गलत में फर्क करना इसी तरह सिखाया है? अदिति की मां ने अपनी बेटी के चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिससे अदिति थोड़ी हक्के बक्के रह गई। मुंह, आपने मुझे क्यों मारा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इसके लायक हो?
क्या तुम अपने क्लासमेट के साथ इसी तरह बर्ताव करती हो? क्या तुमने अनुप्रिया को अंकिता को धमकाते हुए देखा, या क्या तुमने अनुप्रिया को अंकिता का अपमान करते हुए सुना? तुमने कुछ नहीं देखा और न तुमने कुछ सुना। फिर तुम अंकिता के लिए क्यों बोल रही हो? क्या तुमने वीडियो ध्यान से नहीं देखा? तुम सभी को अंकिता ने इस्तेमाल किया है। उसने दावा किया कि अनुप्रिया ने उसे धमकाया, लेकिन तुम में से कितने लोगों ने इसे देखा? क्या तुम सच नहीं देख सकते? अदिति की माँ बहुत गुस्से में थी। उसे हमेशा विश्वास था कि उसकी बेटी झूठ नहीं बोलेगी, इसलिए जब अदिति ने उसे कहानी समझाई तो उसने अदिति पर भरोसा करना चुना। लेकिन अनुप्रिया के बोलने के बाद उसे तुरंत सब कुछ समझ में आ गया। अदिति को समझाने का मौका दिए बिना उसकी माँ ने अनुप्रिया से कहा, अनुप्रिया, यह अदिति की गलती है। मैं उसकी ओर से माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज उसे छोड़ दो, चिंता मत करो। 12 तक मैं उसे मेरा घर छोड़ने या तुम्हारे सामने आने की इजाजत नहीं दूंगी। 12 के बाद मैं उसे विदेश भेज दूंगी। अदिति की माँ ने अनुप्रिया की ओर सिर हिलाते हुए माफी मांगी। अनुप्रिया ने जवाब में सिर हिलाया, जो उसकी अप्रूवल का संकेत था। अदिति की माँ ने अपनी बेटी को मीडिएशन रूम से बाहर निकाला और दरवाजे पर वर्मा परिवार को देखा। उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठा। अंकिता, अदिति नासमझ है। वह सिंपल है। प्लीज अपने गोल को अचीव करने के लिए उसकी काइंडनेस का शोषण करना बंद करो, फिर कभी मेरी बेटी के करीब मत आना। फिर वह अदिति को ले गई। अंकिता ने पीले चेहरे के साथ अदिति की पीछे हटती आकृति को देखा। अदिति ने विरोध किया कि वह वापस नहीं जाएगी और जोर देकर कहा कि वह सही थी। जल्द ही वर्मा परिवार को छोड़कर सभी चले गए। अनुप्रिया और जयदेव घर जाने वाले थे जब वर्मा परिवार ने उन्हें मीडिएशन रूम के दरवाजे पर रोक दिया। मिसेज वर्मा और मौजूद सभी वर्मा फैमिली, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? अनुप्रिया ऐसे मुस्कुराई जो दूसरों को आसानी से प्रोवोक कर सकती थी। केस वापस लेने के लिए हमें क्या करना होगा? कामिनी ने ठंडी आवाज में कहा। उसने नहीं सोचा था कि अंकिता बिल्कुल भी गलत थी। वह अनुप्रिया को निराशा और नफरत से देख रही थी। मैं केस वापस नहीं लूंगी, अनुप्रिया ने हर शब्द पर जोरदार जोर दिया। जयदेव ने वर्मा परिवार के सभी लोगों पर नजर डाली और कहा, मुझे आपको याद दिलाना चाहिए कि मेरा क्लाइंट इस मामले में विक्टिम है। अगर आपने मेरे क्लाइंट को केस वापस लेने के लिए फोर्स किया तो अंजाम आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद अनुप्रिया और जयदेव ने फिर वर्मा परिवार को नजरअंदाज कर दिया और चले गए। लेकिन उस पल में जयदेव ने लॉ फर्म के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में कीर्ति को एलीट स्कूल में बुली के एक्सपीरियंस को दर्शाया गया है। कैप्शन के साथ, स्कूल वायलेंस स्टेट और लीगल प्रोफेशनल दोनों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। हमारी विक्टिम अनुप्रिया, जो हाल ही में एलीट हाई स्कूल में ट्रांसफर हुई है, ने अपने क्लासमेट से 2 महीने तक स्कूल में हिंसा सहन की। पुलिस को बुलाने के बावजूद उसे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की तरफ से मदद नहीं मिली। लगातार बुली को बर्दाश्त करने में असमर्थ अनुप्रिया ने अंत में सेल्फ डिफेंस में लीगल सिस्टम की ओर रुख करने के लिए मजबूर महसूस किया। हमारी कंपनी हर किसी से रिक्वेस्ट करती है कि स्कूल में होने वाली हिंसा पर गंभीरता से विचार किया जाए। पहली बार शेखावत लॉ ग्रुप का ट्विटर ट्रेंडिंग टॉपिक की लिस्ट में शामिल हो गया। वीडियो के नीचे कमेंट्स की बाढ़ आ गई। मैं हैरान हूँ, क्या ये लोग भी इंसान हैं? जब मैं वीडियो देखता हूँ तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं उन्हें मार डालना चाहता हूँ। ओह गॉड! स्कूल क्या कर रहा है? पुलिस क्या कर रही है? की पॉइंट्स पर ध्यान दें। विक्टिम ने पुलिस को फोन किया था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और विक्टिम से केवल शांति से मामले को सुलझाने के लिए कहा। वे शायद बड़े लोगों से अपने लिए मुसीबत खड़ी करने से डरते थे। मुझे बताओ कि कौन सा पुलिस जिला शामिल है।
क्या पुलिस को लोगों की सेवा करने में भी दिलचस्पी है? एक यंग लड़की को स्कूल में परेशान किया गया, लेकिन उन्होंने शांति से समाधान की वकालत की। उस पुलिसकर्मी को कड़ी फटकार लगाई जानी चाहिए जो उस समय ड्यूटी पर था। इन स्टूडेंट को क्या दिक्कत है? अनुप्रिया ने ऐसा क्या किया कि उन सभी ने उसे निशाना बनाया? स्कूल में हिंसा का कोई कारण नहीं है, लेकिन ये लोग अपने मजे के लिए लोगों को बुली करना पसंद करते हैं। क्या स्कूल अपने स्टूडेंट को इसी तरह पढ़ाते हैं? मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन पता है। मैं इसी स्कूल से हूँ, लेकिन मैं नया हूँ। कुछ दिन पहले विक्टिम का एक क्लासमेट रेडियो स्टेशन पर माफी मांगने आया था। यह उनकी क्लास का प्रेसिडेंट था। अब इस ट्विटर से क्या मुसीबत आएगी? वर्मा फैमिली के लिए जाने के लिए पढ़िए अगला पार्ट।